नमस्कार। अगर भारत के लोकतंत्र को सच में समझना है तो हमें संसद की बहसों से जरा दूर हटना होगा और किसी एक चुनाव क्षेत्र की जमीन पर वहां के लोगों की धड़कनों में उतरना होगा। आज हम हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर की कहानी में उतरेंगे, एक चुनावी फैसले की परतें खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीत के जो सीधे साधे आंकड़े दिखते हैं, उनके पीछे असल में कौन सी गहरी अनकही कहानियां छिपी होती हैं। तो ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये भरोसे के बनने और टूटने की एक पड़ताल है। किसी भी देश की जो राजनीतिक नब्ज होती है ना, वो उसकी मिट्टी से जुड़ी होती है। ये है सुंदरनगर का नक्शा। देखिए, पहाड़ हैं, खेत हैं, बस्तियां हैं। यहीं के वोट, यहीं की उम्मीदें और यहीं की रोज की शिकायतें, यही हमें लोकतंत्र की सबसे सच्ची तस्वीर दिखाती हैं। तो चलिए, आज सिर्फ इस एक इलाके पर अपना ध्यान लगाते हैं और यहाँ के नतीजों की गहराई में उतरते हैं। अब सुंदरनगर की कहानी में उतरने से पहले जरा हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक मिजाज को समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा राज्य है जहां सत्ता किसी की जागीर नहीं होती। यहां का एक रिवाज है हर 5 साल में सरकार बदलने का। इसका मतलब ये नहीं कि यहां के लोग अस्थिर हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि यहां की जनता किसी भी पार्टी या नेता को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती है। यहां भरोसा हर चुनाव में नए सिरे से कमाना पड़ता है, और ये एक बहुत मजबूत लोकतंत्र की निशानी है। पिछले कई दशकों का ये पैटर्न देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। यहाँ की जनता लगभग हर 5 साल में सरकार बदल देती है। 2003 में कांग्रेस जीती तो 2007 में बीजेपी, 2012 में पासा फिर पलटा, कांग्रेस की वापसी हुई और 2017 में सत्ता फिर बीजेपी के पास आ गई। और 2022 में उसी रिवाज को कायम रखते हुए प्रदेश ने एक बार फिर कांग्रेस को चुना। ये पैटर्न हमें सीधे सीधे बताता है कि राज्य स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी कितनी मजबूत है और इसीलिए हर एक लोकल चुनाव की अहमियत कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए, अब राज्य की बड़ी तस्वीर से हटकर सीधा सुंदरनगर के 2022 के नतीजों पर आते हैं। इन आंकड़ों को ना एक पहेली की तरह देखना होगा जिसे हमें मिलकर सुलझाना है, क्योंकि जो सतह पर दिखाई देता है अक्सर पूरी कहानी वो नहीं होती। तो शुरू करते हैं सबसे मुख्य नंबरों से। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, वोटर टर्नआउट देखिए। 79.64%, मतलब करीब करीब 80%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। खासकर पहाड़ी इलाकों में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का वोट डालने के लिए बाहर निकलना एक बहुत ही साफ इशारा है। ये बताता है कि मतदाता चुप नहीं थे, वो जागरूक थे और उनके पास कहने के लिए कुछ बहुत जरूरी था। और ये रहे नतीजों के मुख्य आंकड़े। बीजेपी को मिले 44.16% वोट और कांग्रेस को 31.97%। पहली नजर में तो ये एक साफ जीत लगती है ना? बीजेपी ने अपनी सीट बचा ली। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। जीत का अंतर था 8,125 वोटों का। सुनने में ये एक बहुत आरामदायक, एक मजबूत जीत लगती है। लेकिन राजनीति में, खासकर जमीनी राजनीति में, हर नंबर कुछ कहता है। हर नंबर के पीछे एक मतलब छिपा होता है और इन नंबरों के पीछे एक बहुत ही पेचीदा कहानी है। एक ऐसी कहानी जो एक चेतावनी दे रही है। यह है सुंदरनगर का पूरा चुनावी डैशबोर्ड और यहां हमें इस पहेली का सबसे अहम सुराग मिलता है। जरा इस एक नंबर पर नजर डालिए। इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय उम्मीदवार का वोट शेयर 22% से भी ज्यादा। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है। जीत के बावजूद बीजेपी का वोट शेयर 2017 के मुकाबले इतना ज्यादा गिरा क्यों? इस एक सवाल का जवाब इस चुनाव की असली कहानी है। तो सवाल का जवाब कहां है? वो छुपा है इस इंडिपेंडेंट फैक्टर में। एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार का मैदान में आना, इस एक फैक्टर ने वोटों का सारा गणित ही बदल कर रख दिया। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत था जिसे सत्ता में बैठे लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये डोनट चार्ट देखिए, तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। वो जो 22% का बड़ा सा हिस्सा है ना, वो करीब करीब 1/4 वोट हैं। ये वोट कहां से आए? ये वो वोट हैं जो ना बीजेपी को मिले ना कांग्रेस को। ये एक तरह का प्रोटेस्ट वोट था, वोटरों के एक बड़े हिस्से में फैले हुए असंतोष का सीधा सीधा संकेत। ये एक तीसरी आवाज थी जो कह रही थी कि हमें सुना जाए। और अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, 2017 और 2022 के वोट शेयर की तुलना कीजिए। बीजेपी का वोट शेयर 56.84% से गिरकर सीधा 44.16% पर आ गया। ये 12% से भी ज्यादा की जबरदस्त गिरावट है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत जोरदार चेतावनी की घंटी है।
ये बताता है कि जनादेश कमजोर हुआ है और जमीन पर कुछ गहरी समस्याएं हैं जिन्हें अनदेखा किया जा रहा है। तो ये गिरावट आई क्यों? इन आंकड़ों के पीछे की वजह क्या है? वजह जानने के लिए हमें जमीन पर उतरना होगा, लोगों के बीच उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में झांकना होगा, क्योंकि राजनीति का असली मतलब लोगों के जीवन से, उनकी रसोई से, उनके बच्चों के भविष्य से ही जुड़ा होता है। तो वहां के लोगों के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या थे? देखिए, टूटी फूटी सड़कें, नौजवानों के लिए नौकरियों की कमी, पानी और बिजली का कोई भरोसा नहीं, इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर। ये कोई बड़े बड़े हवाई राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो लोगों के रोज के जीवन और उनके आत्मसम्मान से सीधी जुड़ी होती हैं। देखिए, हमारे संविधान का जो मूल विचार है ना, वो हर नागरिक की गरिमा, उसकी डिग्निटी पर टिका है। और एक वोट उसी डिग्निटी, उसी सम्मान की आवाज है। जब लोग वोट डालते हैं तो वो नेताओं को एक जिम्मेदारी सौंपते हैं कि उनकी बात सुनी जाए और उस पर काम हो। जब सड़कें खराब होती हैं या युवाओं को काम नहीं मिलता, तो ये सिर्फ एक परेशानी नहीं होती, ये उस नागरिक की गरिमा पर चोट होती है। अब हर चुनाव क्षेत्र का एक अपना सामाजिक ताना बाना होता है। सुंदरनगर में राजपूत, ब्राह्मण, दलित, ये सब समुदाय वोटर बेस का एक अहम हिस्सा है। किसी भी पार्टी की जीत के लिए इन सभी समूहों के बीच एक भरोसे का मजबूत गठबंधन बनाना पड़ता है। और 2022 के नतीजे क्या दिखा रहे हैं कि ये जो भरोसे का ताना बाना था, वो कहीं से उधड़ गया था, कहीं से टूट गया था। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसकी जड़ तक पहुंच गए। अब बात करते हैं समाधान की। और ये सिर्फ अगला चुनाव जीतने की कोई तरकीब नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, डेटा पर आधारित, ताकि वो खोया हुआ भरोसा वापस जीता जा सके और गवर्नेंस को, यानी शासन को, लोगों के लिए काम करने लायक बनाया जा सके। कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले अपनी ताकत और कमजोरी को ईमानदारी से देखना पड़ता है। तो यहां ताकत क्या थी? मौजूदा कैंडिडेट, पार्टी का सपोर्ट, ये सब प्लस पॉइंट थे। लेकिन कमजोरी, जबरदस्त एंटी इनकमेंसी और संगठन में कुछ कमियां। मौके भी थे, जैसे डिजिटल तरीके से युवाओं तक पहुंचना, पर खतरा भी बड़ा था। सामने विपक्ष मजबूत हो रहा था और हिमाचल का सरकार बदलने का रिवाज तो था ही। इस चुनौती से निपटने के लिए एक 4 स्तंभों वाली चतुर्मुख स्ट्रैटेजी की जरूरत है। पहला, पॉलिसी, मतलब किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए बिल्कुल पिन पॉइंटेड ठोस वादे। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन, यानी बूथ लेवल तक अपनी टीम को मजबूत करना और लोगों की शिकायतें सुनने का सिस्टम बनाना। तीसरा, नैरेटिव, बड़े बड़े नारों से बचकर छोटे जमीनी कामों पर फोकस करना जो लोगों को दिखें। और चौथा, रिसोर्स, यानी सही लीडरशिप, फाइनेंस और डिजिटल ताकत का सही इस्तेमाल। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ कागज पर नहीं रहेगी, ये है इसे जमीन पर उतारने का 90 दिन का एक ठोस एक्शन प्लान। पहले 30 दिन सुनो और एक्शन लो, अपनी टीमें भेजो, लोगों की शिकायतें सुनो और किसी एक बड़ी समस्या का समाधान करके दिखाओ जो सबको दिखे। अगले 30 दिन छोटे छोटे काम शुरू करो और लोगों तक ये बात पहुंचाओ कि काम हो रहा है। और आखिरी 30 दिन लोकल मैनिफेस्टो को फाइनल करके पूरी ताकत से कैंपेन में उतर जाओ। और हां, आज के डिजिटल जमाने में जब हम लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं तो ये भरोसा बहुत जरूरी है। कोई भी कम्युनिकेशन हो, चाहे फोन पर हो या सोशल मीडिया पर, वो हमेशा लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करते हुए उनकी साफ सहमति से ही होना चाहिए। ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये हर इंसान की डिग्निटी, उसके आत्मसम्मान की बात है। इस प्लान को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां बिल्कुल साफ होनी चाहिए। पार्टी हाईकमांड का काम है जरूरी फंड और कैडर का सपोर्ट देना, और स्थानीय कैंडिडेट का काम लगातार जमीन पर दिखना, लोगों के बीच रहना, हर हफ्ते कोई एक शिकायत सबके सामने सुलझाना। भरोसा ऐसे ही बनता है, जवाबदेही से और काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट देने से। तो अंत में ये पूरी बात सिर्फ एक चुनाव की नहीं है। इसका असली मकसद है डेटा को सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि गवर्नेंस का, यानी शासन चलाने का एक टूल बनाना। एक ऐसा टूल जिससे एक ऐसा शासन बने जो लोगों की सुने और लोगों के लिए काम करे। इसी को हम गवर्नेंस इंजीनियरिंग कहते हैं। और सबसे जरूरी सबक क्या है? वो ये है कि कम हुए वोट शेयर के साथ मिली जीत कोई जश्न मनाने का मौका नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है। ये इस बात का साफ संकेत है कि जनता का भरोसा आपको एक बार में हमेशा के लिए नहीं मिलता। ये कंडीशनल होता है। इसे हर रोज अपने काम से दोबारा कमाना पड़ता है। सुंदरनगर के आंकड़े आत्मनिरीक्षण और तुरंत एक्शन लेने का एक खुला आह्वान है।
If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.